व्यवहारात्मक रूप में इतिहास शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य। शिक्षण या निर्देशात्मक उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थियों के ज्ञान, कुशलताओं, योग्यताओं, रुचियों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन करने से होता है। इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण विद्यार्थियों के व्यवहार संदर्भ में किया जाता है। इतिहास शिक्षण में निर्देशात्मक शिक्षण क्या है और इनमें किस प्रकार व्यवहार परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में नीचे विवरण दिया जा रहा है। व्यवहारिक ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों को समाहित किया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के 3 विशिष्टीकरण होते हैं: प्रत्यास्मरण, रिकल, पुनः पहचान, रिकॉग्निशन, पुनर्कथन, रिटेली। अब बोधात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों एवं सिद्धांतों आदि का अवबोध किया जाता है। इसके विशिष्टीकरण निम्नलिखित हैं: भेद करना, कारण बताना, वर्गीकरण करना, उदाहरण देना, तुलना करना, व्याख्या स्पष्टीकरण करना, कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करना, अशुद्धि पहचानना, अंतर करना, अशुद्धि दूर करना। प्रयोगात्मक उद्देश्य, एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत तथ्यों, घटनाओं, सिद्धांतों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके विशिष्टीकरण निम्नलिखित हैं: शिक्षण विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, सामान्यीकरण किया जाता है, नियम बनाना आदि, निष्कर्ष निकालना, परीक्षण करना आदि। कौशलात्मक उद्देश्य, इसकी मानचित्रों, चार्टों, समय रेखा आदि को बनाने का कौशल विकसित करना, आंगिक गति का संचालन आदि। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, इंटरेस्ट, छात्रों में इतिहास की घटनाओं एवं व्यक्तियों के विषय में अभिरुचि विकसित करना। इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं अध्यात्मकालीन स्रोतों की खोज करने की रुचि विकसित करना एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य, एटीट्यूड, छात्रों में संस्कृतियों के प्रति अतीत के अनुभवों कौशलात्मक मानचित्रों, चार्टों, समय रेखा आदि को जानने का कौशल विकसित करना, आंगिक गति का संचालन आदि। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं एवं व्यक्तित्व के विषय में अभिरुचि विकसित करना। इसके अतिरिक्त प्राचीन कौशल उद्देश्य, मानचित्रों, चार्टों, समय रेखा आदि को बनाने का कौशल विकसित करना, आंगिक गति का संचालन आदि। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं एवं व्यक्तित्व के विषय में अभिरुचि विकसित करना। इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं मध्यकालीन स्रोतों की खोज करने की रुचि विकसित करना एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य, एटीट्यूड, छात्रों में संस्कृतियों के प्रति अतीत के अनुभवों
के प्रति, ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति अभिव्यक्ति विकसित करना। उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत बड़ी मात्रा में अध्यापक के प्रभावी तथा उद्देश्यपरक शिक्षण पर ही निर्भर है। यदि अध्यापक इतिहास शिक्षण एवं तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति सजग है तो उसे सफलता मिल सकती है और वह छात्रों में ढंग से परिवर्तन ला सकता है। प्रगति का मूल्यांकन। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा इतिहास शिक्षण का लक्ष्य है? वर्तमान की व्याख्या करना, उचित दृष्टिकोण का विकास करना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना। उपयुक्त शब्द। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? शिक्षा, रेडियो एवं सिनेमा, फिल्म एवं टेलीविजन, समाचार पत्र, लघुकथात्मक लक्ष्य एवं दृश्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लक्ष्यों को संक्षिप्त में लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न। उद्देश्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत की वर्तमान परिस्थिति में इतिहास शिक्षण के क्या लक्ष्य होने चाहिए स्पष्ट कीजिए। संदर्भ। विद्यालयी पाठ्यक्रम में इतिहास का स्थान पाठ्यक्रम में एकीकृत विशिष्टीकृत उपागम तथा इतिहास का अन्य विषयों के साथ से संबंध। इकाई की रचना, लक्ष्य एवं उद्देश्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। विद्यालयी पाठ्यक्रम में इतिहास विषय का स्थान विभिन्न विचारकों के मत और हिस्ट्री इज कैरिकुलम। भूमिका। विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास पढ़ने से जीवन में इतिहास की उपयोगिता। इतिहास का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ मीनिंग इज ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर। डिफरेंस ऑफ बिटवीन कैरिकुलम। पाठ्यक्रम की मूल तत्व। पाठ्यक्रम की आवश्यकता। पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत। पाठ्यक्रम में नवाचार। पाठ्यक्रम निर्माण के लाभ। तत्वों के चयन का मनोवैज्ञानिक आधार। सांस्कृतिक युग सिद्धांत। जीवन गाथा सिद्धांत। तत्वों का संगठन। एक समान केंद्र विधि, कालक्रम विधि, वितरण विधि, परावर्तन विधि। विभिन्न स्तरों पर इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम का प्रकरण। इतिहास के वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना। सारांश। इतिहास का विभिन्न विषयों के साथ सह संबंध। ये संबंध का अर्थ। सह संबंध का महत्व। सह संबंध का विषय। सह संबंध के प्रकार। इतिहास का अन्य स्कूल विषयों से सह संबंध। इतिहास और नागरिक शास्त्र। इतिहास और अर्थशास्त्र। इतिहास और सामान्य विज्ञान। इतिहास और भूगोल। इतिहास और साहित्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस इकाई की समाप्ति पर इतिहास विषय का भी पाठ्यक्रम में स्थान के संदर्भ में विभिन्न विचारकों के विचार बता सकेंगे। जीवन में इतिहास की उपयोगिता बता सकेंगे। पाठ्यक्रम शब्द की व्युत्पत्ति का बोध कर सकेंगे। पाठ्यक्रम की परिभाषा को आत्मसात कर सकेंगे। पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित कर सकेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का प्रत्यार स्मरण जान कर सकेंगे।
वर्तमान पाठ्यक्रम के दोषों का अवलोकन कर सकेंगे। विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण कर सकने के कौशल का विकास कर सकेंगे। पाठ्यक्रम के अर्थ निर्माण के सिद्धांत, दोष और विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विषय में समीक्षात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। समन्वय का अर्थ परिभाषा प्रकार में बता सकेंगे। विभिन्न विषयों के साथ संबंध बता सकेंगे। विद्यालयी पाठ्यक्रम में इतिहास का विस्तार। भूमिका भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत इतिहास शिक्षण का शिक्षालय विषय के रूप में सूत्रपात किया गया। इस पद्धति में इतिहास को ब्रिटिश विद्यालयों का अनुकरण करके भारतीय विद्यालयों में परीक्षा विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। उस समय इतिहास परीक्षा के दृष्टिकोण के अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं था और न इसके उद्देश्यों प्रयोजनों की और कोई ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय विद्यालयों में इतिहास सबसे अनुपयुक्त विषय माना जाता था, जिसका व्यावहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं था। इस प्रकार की स्थिति के बहुत से कारण थे, परंतु सबसे प्रमुख कारण यह था कि भारतीय विद्यालयों में इतिहास का अर्थ भारतीय इतिहास के साथ प्रत्येक स्तर पर इंग्लैंड के इतिहास से लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास को केवल राजाओं के बीच हुए युद्धों तथा साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन तक ही सीमित करके पढ़ाया जाता था। इतिहास को भारतीय समाज के विकास की कहानी के रूप में कभी ग्रहण नहीं किया गया। आधुनिक परिस्थितियों में इतिहास के अध्ययन को एक मुख्य परीक्षा विषय के रूप में ग्रहण किया जा सका, क्योंकि आज की सामाजिक प्रवृत्ति ने इतिहास के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास का महत्व। विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के महत्व को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विचारकों एवं लेखकों के मतों को नीचे दिया जा रहा है। चौधरी केपी का मत, इतिहास को सार्वभौमिक रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। ये समाज में मनुष्य के विकास का अध्ययन है। यद्यपि इतिहास अधिकांश अतीत से संबंधित है, परंतु ये वर्तमान पर भी बल देता है, जिससे आज के समाज का अतीत के प्रकाश में अध्ययन किया जा सके। इस प्रकार इतिहास उस सामाजिक वातावरण पर प्रकाश डालता है जिसमें बालक रहता है और जीवन यापन करता है। इतिहास के अध्ययन के अभाव में न तो हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और न ही भविष्य का आकलन कर सकते हैं। इसी कारण पाठ्यक्रम में इतिहास को स्थान प्रदान किया जाता है। अतीत के लिए प्रेम उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आज आधुनिकता की चकाचौंध में नवयुवक अपने अतीत को तुच्छ मानते हैं और उसे समझने योग्य नहीं मानते। इसका प्रमुख कारण पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार शिक्षित होना है, परंतु भारतीय इतिहास के अध्ययन से उन्हें उनके अतीत से अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें इस योग्य बनाना जाना चाहिए जिससे वे अपने अतीत का वर्तमान की दृष्टि से विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर सकें। इससे उनके हृदय में अपने अतीत के लिए प्रेम एवं गौरव भावना उत्पन्न हो सके। अतः देश के प्रति प्रेम जागृत करने हेतु इतिहास को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। भारतीय इतिहास के ढंग से अवगत कराने के लिए आवश्यक नए सेसरी टू इंट्रोडक्स द इंडियन वे ऑफ लिविंग। इतिहास का अध्ययन भारतीय विद्यालयों में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अध्ययन से बालक भारतीय जीवन के ढंग इंडियन वे ऑफ लाइफ के विकास को समझने में समर्थ हो सके। जीवन के ढंग को समझकर
सामाजिक एकता को स्थापित किया जा सकता है। इसके ज्ञान से जाति, धर्म, भाषा आदि के बंधनों को समाप्त कर भावनात्मक एकता को स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक विषय विषमताओं को दूर करने हेतु इरेडिकेट द सोशल इविल्स। इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान में बहुत सहायक होता है। इस प्रकार के अध्ययन से भाषा तथा सांप्रदायिक संबंधों को दृढ़ एवं मधुर बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से भी इतिहास को पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रांड रॉबर्टसन इतिहास के माध्यम से छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है। अर्थात इतिहास स्वयं ज्ञान का भंडार है, जिसमें बालक स्वेच्छानुसार अन्वेषण कर सकते हैं। इसके द्वारा बालकों का पथ प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों की जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाता है। इतिहास उनको विभिन्न राष्ट्रों, व्यक्तियों, उनके विचारों, परंपराओं, प्रयासों तथा समस्याओं का ज्ञान प्रदान करता है। इससे वे अपनी ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। केडी घोष का मत इतिहास के द्वारा बालक को एक विशेष प्रकार की मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि विद्यालय के किसी अन्य विषय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। इसमें संदेह नहीं कि इतिहास में बालक को अपने मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग करना पड़ता है। बालक को जो कुछ इतिहास में पढ़ता है, उनको स्मरण करने के लिए स्मरण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जब बालक इतिहास में विभिन्न समस्याओं एवं संस्कृतियों व संस्थाओं आदि के विषय में ज्ञान प्रदान करता है, तब उसकी कल्पना शक्ति के विकसित होने के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। इन सबसे प्रमुख लाभ इतिहास के अध्ययन से यह होता है कि बालक निष्पक्षता एवं अपनी योग्यता के अनुसार तत्वों को संकलित एवं समन्वित करना सीख जाता है तथा तत्वों को तार्किक रूप में से संयोजित करना जान जाता है। इसके अतिरिक्त जब वह ऐतिहासिक चरित्रों के विषय में अध्ययन करता है, तब उसकी निर्णय शक्ति का विकास पर्याप्त रूप से होता है। घोष महोदय ने अपने कथन की पुष्टि के इन शब्दों से की है। बालक इतिहास के अध्ययन से बहुत से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, विवादास्पद प्रश्नों तथा समस्याओं के विषय में अपना मस्तिष्क स्थिर करना सीख जाता है। अर्थात उनको सुलझाने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार इतिहास द्वारा बालक को एक विशेष प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा बालक को अपने जीवन की प्रतिदिन की समस्याओं का हल करने में सफल होता है। इस दृष्टिकोण से उसके तत्वों का संकलन, उनके परीक्षण एवं उनके आधार पर अपना निष्पक्ष निर्णय लेने की योग्यता आ जाती है। इस प्रकार वह सत्य की खोज का प्रेमी बन जाता है। इतिहास बालक के मानसिक, शारीरिक, मेंटल ओरिजिन को विस्तृत करता है, जिससे वह समस्त सुविधाओं को कुटुंब समझने के लिए उद्यत हो जाता है। वह समस्त विश्व को एक के दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार इससे उसमें सत्य, देश प्रेम के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना भी विकसित होती है। इतिहास का प्रमुख कार्य यह स्पष्ट करना है कि मानव तथा समाज का विकास किस प्रकार हुआ। उनका ये कार्य नहीं कि वे राजाओं, रानियों, युद्धों तथा रीतियों के विषय में विस्तृत
विस्तृत करें। अतीत के निर्णय द्वारा वर्तमान का स्पष्टीकरण और करना। वर्तमान के विसंगति से सहृदयतापूर्वक व्याख्या करना ही इतिहास का महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। हम सभी तभी अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं जबकि हम अपने जीवन की सामान्य समस्याओं को पूर्ण रूप से समझ सकें। इन समस्याओं को समझने एवं समझाने में इतिहास हमारी सहायता करता है। इतिहास शिक्षा की हम इसलिए ही व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त उसका कार्य एक और आगे आगे है वह यह है कि के द्वारा बालकों में एक भविष्य के संबंध में सोचने की प्रवृत्ति जागृत की जाती है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इतिहास का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण मांग है जिसे किसी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। आज भारत में जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता है वह भावनात्मक एकता है। विस्तृत फसली आंतरिक एवं कलह एवं संघर्ष देश की प्रगति पर घातक प्रभाव न डाल सके। भावनात्मक एकता के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसके अध्ययन से बालकों में विभिन्न अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स विकसित किए जा सकती है जो भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए आधारशिला का कार्य करेगी। यह अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। विभिन्न समुदायों तथा अल्पसंख्यकों के योगदान का सम्मान करना। अपनी संस्कृति में निहित एकता को रखना। बालकों को इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करना कि देश में जो भी उन्नति हुई वे विभिन्न जातियों एवं समुदायों के लोगों के परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का ही परिणाम है। छात्रों को अपने अतीत का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और इस बात को परखने के लिए तत्पर बनाना कि वे एकीकृत संस्कृति के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के लिए लोगों ने योगदान दिया है चाहे वे विभिन्न क्षेत्रों के बालकों में विभिन्न वातावरण की अन्य को समझने की चेतना का विकास करना। जीवन में इतिहास की उपोदेयता। सामान्यतः लोग ये पूछते हैं कि वास्तविक जीवन में इतिहास की क्या उपादेयता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछने में उनका अभिप्राय यह है कि क्या बालक इतिहास के अध्ययन से भविष्य में अपना जीवन निर्माण कर सकता है। ये सत्य है कि इतिहास गणित विज्ञान जैसे विषयों की भांति जीवन निर्वाह में प्रत्येक रूप में सहायता नहीं करता, परंतु यहाँ स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य जीविका प्राप्ति ही है। यदि मान भी लिया जाए कि जीविका निर्वाह ही सर्वस्व है तो हम कह सकते हैं कि इतिहास भी अन्य विषयों की भांति बालकों को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बना सकता है।
मानव जीवन के कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। उदाहरणार्थ शिक्षा, उच्च शासकीय सेवा, पत्रकारिता, विदेश विभाग के कर्मचारियों हेतु कूटनीतिज्ञता आदि। यदि सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक हैं तो उन्हें जन जीवन की विविध गतिविधियों से परिचित होना आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में वे सफल सेवक नहीं बन सकते। इन गतिविधियों की जानकारी के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। यदि हम अपनी वर्तमान कालीन सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान करते हैं तो सभ्यता के विकास की दृष्टि से भौतिक विज्ञान विशेष रूप से सहायक नहीं हो सकेंगे। इनके समाधान के लिए मानव के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा और मानव के स्वरूप को पहचानने में इतिहास हमारी पर्याप्त सहायता करता है। इसके अतिरिक्त मानव के स्वरूप को पहचानने के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य अपना सच्चा विकास कर सकता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि सफल जीवन के लिए इतिहास का अपना एक विशेष महत्व है और यही उसकी जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपादेयता है। इतिहास का पाठ्यक्रम, हिस्ट्री करिकुलम। पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम, अर्थ किसी भी शिक्षा संगठन में किसी स्तर पर विषयों का निर्धारण उस स्तर के लिए निर्धारित किए गए शिक्षा उद्देश्यों पर निर्भर करता है और शिक्षा की इन उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु ही पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय की समस्त शिक्षण क्रियाओं का आधार बिंदु पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है और विषय वस्तु के प्रारूप को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ व स्वरूप बदलता रहता है। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए कैरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। कैरिकुलम दौड़ का मैदान। और शिक्षा में इसका अर्थ है छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों के दौड़ का मैदान। इससे शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ शिक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन। एक महोदय कहते हैं कि यदि पाठ्यक्रम को शिक्षित दौड़ के मैदान के रूप में ले तो कहा जा सकता है कि शिक्षार्थी दौड़ने वाला व्यक्ति है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार हमें दौड़ना है। शिक्षित वातावरण मार्ग में खड़े दर्शक हैं जो बालक को प्रोत्साहित करते हैं। पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके बालक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले शोधित विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सही सही क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों का कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त होती हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक
अभिवृत्ति में अंतर। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता है। पाठ्य वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित होता है। पाठ्यक्रम उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम में ही पाठ्य वस्तु सम्मिलित होती है। बालकों के संपूर्ण विकास से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु शिक्षण विकास की रूपरेखा से संबंधित है। केंद्रीय स्तर पर इसका निर्माण होता है। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु विद्यालयी स्तर पर इसका निर्माण होता है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षण करना होता है। कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षक जब योजना बनाता है तो प्रमुखतः 4 तत्वों का वह ध्यान रखता है। उद्देश्य पाठ्यवस्तु शिक्षण विधियाँ मूल्यांकन। उद्देश्य पाठ्यवस्तु मूल्यांकन और उद्देश्य पाठ्यवस्तु शिक्षण विधियाँ मूल्यांकन। सर्वप्रथम शिक्षण हेतु उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्यों की दृष्टि से पाठ्यवस्तु व शिक्षण विधियों को नियोजित किया जाता है। कई उद्देश्य एक ही पाठ्यवस्तु से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन 4 तत्वों में गहन संबंध होता है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव शिक्षण उद्देश्यों की दृष्टिगत रखते ही पाठ्यवस्तु शिक्षण विधियों तथा परीक्षणों का नियोजन किया जाता है। अधिगम परिस्थितियों के दौरान ही इन्हें प्राप्त किया जाता है। पाठ्यवस्तु कंटेंट अधिगम परिस्थितियाँ इसके स्वरूप का निर्धारण करती हैं, अतः इसका स्वरूप सूचनाओं का व्यापक होता है। शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनका संबंध पाठ्यवस्तु से होता है। इन विधियों के माध्यम से अधिगम सुदृढ़ किया जाता है, जिससे छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन किए जाते हैं जो पाठ्यवस्तु के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। मूल्यांकन बालकों को अधिगम स्थिति को सुनिश्चित मूल्यांकन कार्य का है। मूल्यांकन द्वारा ही ज्ञात होता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर पाठ्यवस्तु निर्धारित की गई थी, शिक्षण विधियों का उपयोग किया गया था, उसकी जानकारी मूल्यांकन द्वारा ही होती है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता नीड्स ऑफ करिकुलम। जिस प्रकार बालक को शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षक को पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, परंतु समय के अनुसार इन आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में पाठ्यक्रम की आवश्यकता निम्नानुसार है। छात्र शैक्षिक रुचियाँ उत्पन्न करना, बालकों की क्षमताओं के अनुरूप विकास करना, देश के लिए सुनागरिक का निर्माण करना, व्यावसायिक क्षमता उत्पन्न करना, मानवीय गुणों को विकसित करना, वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराना, भावी जीवन हेतु तैयार करना, विभिन्न सामाजिक क्षमताओं को विकसित करना। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इतिहास के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य सिद्धांत। अभिरुचि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालक की रुचि का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। उसमें ऐसी सामग्री का चयन किया जाए
जो बालक की इतिहास के प्रति रुचि जागृत कर सके। हर समय हर स्तर के बालकों की रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाए। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, अभिनय आदि का शिक्षण किया जाए। माध्यमिक स्तर पर बालकों को महापुरुषों की जीवनी आदि पर पहचान किया जाए। इससे बालक त्याग, देश प्रेम, कर्तव्य परायणता आदि का पाठ पढ़ सकेंगे तथा जीवन में इन गुणों को अपनाने का प्रयास करेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। पाठ्यक्रम प्रेरणादायक होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम बालकों को कुछ नहीं नया सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता तो ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः बालकों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए ये आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय बालकों की इच्छा, क्षमता, योग्यता आदि का ध्यान रखना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम प्रेरणास्पद नहीं होगा तो बालक कभी भी कल्चर शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा। शिक्षक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। इतिहास के पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा प्रदान करते समय एक से अधिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये लक्ष्य व्यक्ति भी हो सकते हैं और सामाजिक भी। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के समय इनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। बालक को मूल्यों की शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम में सामाजिक व शैक्षिक मूल्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए ताकि बालक उनका सिद्धांत ज्ञान प्राप्त कर ला सके। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्रियाशीलता का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। जिस ज्ञान को बालक स्वयं करके सीखता है वह ज्ञान अधिक स्थायी व प्रभावी होता है, क्योंकि बालक की प्रवृत्ति क्रियाशीलता की होती है और इस प्रवृत्ति का अधिक उपयोग करने के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए जिससे बालक को अधिक से अधिक क्रिया द्वारा सीखने के अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए इतिहास का क्रियाशीलता का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्रियाशीलता का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। जिस ज्ञान को बालक स्वयं करके सीखता है वह ज्ञान अधिक स्थायी व प्रभावी होता है, क्योंकि बालक की प्रवृत्ति क्रियाशीलता की होती है और इस प्रवृत्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए जिससे बालक को अधिक से अधिक क्रिया द्वारा सीखने के अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इतिहास में रचनात्मक क्रियाओं जैसे कि मॉडल चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, जिससे समय रेखा आदि को विस्तार दिया जाना चाहिए। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत,
वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, अतः पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित होना चाहिए। कक्षा में इतिहास की विषय वस्तु का संकलन व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर होना चाहिए ताकि सभी बालक समान रूप से ज्ञान अर्जित कर सकें। पाठ्यक्रम में उस सामग्री को स्थान दिया जाए जो बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो सके। उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उपयोगिता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी है तो बालक की रुचि और प्रेरणा जागृत करने में सक्षम नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उनके जीवन में उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करे। यदि शिक्षा की पाठ्यक्रम माध्यम से छात्र को उपयोग बना दिया जाए तो व्यर्थ सिद्ध होता है। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इतिहास का विषय का विषय से संबंध स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न विषयों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जाए जिससे सभी विषयों का ज्ञान हो तो प्राप्त होता ही है, साथ ही बालकों का दृष्टिकोण भी विस्तृत होता है। विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। इतिहास के पाठ्यक्रम निर्माण के समय विविधता व लचीलेपन का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अनुसार ही विषय वस्तु का समायोजन इतिहास में किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलापन बन रहे और समय अनुसार नवीन तथ्यों व घटनाओं को भी सम्मिलित नहीं किया जा सके तथा पाठ्यक्रम समय अनुसार आवश्यक तत्वों को हटाया भी जा सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि व्यक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार करने और व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों का अनुकूलन करने के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त विभिन्नता व लचीलापन होना चाहिए। परीक्षा अनुरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एग्जामिनेशन। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का परीक्षा का विशेष महत्व है तथा शिक्षा परीक्षा केंद्रित है। पाठ्यक्रम निर्माण व विविध परीक्षाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न परीक्षाओं द्वारा ही पाठ्यक्रम का निरूपण किया जाता है। उपयुक्त समय का सिद्धांत। ये सिद्धांत महत्वपूर्ण क्या स्थान रखता है। वर्ष भर में इतनी विषय सामग्री बालकों को दी जा सकती है। इसका ध्यान रखते हुए भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाए। पाठ्यक्रम में नवाचार, इनोवेशन इन करिकुलम। सन 1960 की ईस्वी के बाद पाठ्यक्रम विकास पर विचार किया गया। इस क्षेत्र में ब्रूनर, हर्ड आदि विचारकों ने उल्लेखनीय कार्य किया। वर्ष 1969 में पाठ्यक्रम में नवाचारों इनोवेशंस को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया। पाठ्यचर्या का निर्माण कार्य स्थानीय स्तर पर न किया जाए वरन यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर हो। विषय वस्तुओं के चयन के लिए अवधारणा, कॉन्सेप्ट, योजना को आधार बनाया जाए। विषय वस्तु का चयन विशेषज्ञों अथवा अन्वेषकों द्वारा किया जाए। शिक्षण छात्र केंद्रित हो तथा सीखने के लिए प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाए। लर्निंग टू रीड नामक प्रकाशन द्वारा पाठ्यक्रम चर्चा में निम्नलिखित तत्वों पर बल
बताया गया है। विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। विभिन्न भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। पाठ्यचर्या द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या वास्तविकता लिए हो। अंतिम उपयुक्त नवाचार द्वारा पाठ्यक्रम में अनेक परिवर्तन संभव न बन पड़े तथा सीखने और शिक्षण की विधियों में नवीन परिवर्तन को ध्यान स्थान मिल रहा है। साथ ही पाठ्यचर्या मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे शिक्षा प्रणाली बन सके। पाठ्यक्रम निर्धारण के लाभ। इतिहास का पाठ्यक्रम निर्धारित करने से निम्नलिखित लाभों की प्राप्ति की जा सकती है। कार्य की स्थिति योजना निर्धारित करने से कार्य सुचारू रूप से चलता है जिससे उससे नियमहीनता को दूर किया जा सकता है। इसके द्वारा कार्य की पुनरावृत्ति को समाप्त किया जा सकता है। हमारे विद्यालयों में बालक स्कूल छोड़ने से पूर्व भारतीय इतिहास की कई बार पुनरावृत्ति करता है। इसका कारण इतिहास के पाठ्यक्रम के संबंध में पूर्व निश्चित योजना का अभाव है। इसके द्वारा बालक की प्रगति की भी परीक्षा होती है कि विद्यार्थी ने कितना ग्रहण कर लिया और कितना ग्रहण करना शेष है। यह कार्य कुशलता का पोषक तत्व है तथा इसके द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्रों के बनाने में भी सहायता मिलती है। इतिहास शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तत्वों के चयन का मनोवैज्ञानिक आधार। साइकोलॉजिकल बेसिक ऑफ द सेलेक्शंस ऑफ फैक्ट। मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार इतिहास शिक्षा की व्यवस्था अभी अवस्थाओं की क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करना और उसके विद्यालयों में नई इकाई विभिन्न पश्चात ये पता लगाना कि प्रत्येक अवस्था पर किन तत्वों की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बड़ा जटिल कार्य है। बालकों की शिक्षा उनके मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। इतिहास के अध्यापकों तथा पाठ्यक्रम के निर्धारण का ये मुख्य कर्तव्य है कि विभिन्न आवश्यकताओं के विद्यार्थियों समूहों के लिए इतिहास की शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षार्थी, शिक्षा शास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने इस सांस्कृतिक युग सिद्धांत। कल्चर स्पोक थ्योरी। सांस्कृतिक युग सिद्धांत या पुनरावृत्ति के सिद्धांत का प्रवर्तक अमेरिका के डी स्टैनली हॉल हैं। इन्होंने मानव जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान काल के विकास पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और मनुष्य के क्रमिक इतिहास का अध्ययन कर यह निश्चित किया कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही मानव विकास के संपूर्ण क्रमों की पुनरावृत्ति करता है। डॉक्टर स्टैनले हॉल का वचन है कि प्राणी शरीर में ही अपना जाति के विकास की सीढ़ियों को पार करता है और बढ़ता
इस सिद्धांत के अनुसार मानव और जाति के विकास में समानता होती है। इसका अर्थ यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार मानव और जाति के विकास में समानता होती है। इसका अर्थ ये है कि जिस किसी जाति का सांस्कृतिक विकास होता है, व्यक्ति अपने जीवन में उन्हीं अवस्थाओं की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात उन्हीं अवस्थाओं उसका विकास होता है। दूसरे शब्दों में बालक अपनी बाल्यावस्था के कुछ वर्षों में अपने पूर्वजों की उन सब महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को दोहराता है जिन्होंने आदिकाल से लेकर अब तक मानव जाति के सांस्कृतिक विकास में योगदान प्रदान किया है। इसलिए बालक के लिए इतिहास की सामाजिक जाति की सांस्कृतिक विकास की उस अवस्था से लेनी चाहिए जिस अवस्था से होकर बालक गुजर रहा है। इसका अर्थ ये है कि बालक छोटी अवस्था में ही हो तो उसे जाति के यौवन काल का इतिहास पढ़ने को देना चाहिए। इस दृष्टि से इतिहास के पाठ्यक्रम के तत्वों का चुनाव होना चाहिए। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों का विश्वास है कि बालक पाठ्यक्रम स्वार्थी तथ्य असभ्य होता है। जो वस्तु उसके हाथ में आती है वह उसको भ्रष्ट कर देता है और उसके पश्चात उसे साहसिक वर्णों से पूर्ण कहानियाँ सुनाना रुचिकर होता है। इन्हीं बातों के आधार पर इतिहास के तत्वों का निर्णय करना चाहिए। मानव जाति की शिशु अवस्था का इतिहास शिशुओं के लिए उपयुक्त है। बाल्यावस्था का इतिहास बालकों को पढ़ाना चाहिए और मानव जाति के इतिहास का अंतिम 4 करोड़ों के लिए उपयुक्त है। इस सिद्धांत के अनुसार हम इतिहास शिक्षा की निम्नलिखित रूप से व्यवस्था कर सकते हैं। प्राचीन काल का इतिहास प्राइमरी स्तर पर, मध्यकाल का स्तर जूनियर स्कूल स्तर पर, प्राचीन मध्यकाल वर्तमान काल का इतिहास हाई स्कूल कक्षाओं के लिए, प्राचीन मध्य वर्तमान काल का आलोचनात्मक इतिहास उच्च कक्षाओं के लिए, सांस्कृतिक युग सिद्धांत के विपक्ष में तर्क। प्राचीन काल का इतिहास प्राइमरी स्तर पर, मध्यकाल का इतिहास जूनियर स्कूल स्तर पर, वर्तमान काल का इतिहास हाई स्कूल कक्षाओं के लिए, वर्तमान काल का आलोचनात्मक इतिहास उच्च कक्षाओं के लिए।